अब हम पढ़ेंगे धर्मेतर साहित्य के बारे में। ठीक है, धर्मेतर साहित्य में इस श्रेणी में प्राचीन भारत के अतिरिक्त अन्य विषयों पर लिखा गया साहित्य आता है। ऐतिहासिक, अर्ध ऐतिहासिक, विशुद्ध ऐतिहासिक ग्रंथ और विदेशी तथा कथा कोश और काव्य आदि ग्रंथ जो है वो आपके धर्मेतर साहित्य में काम आते हैं। सबसे पहले पढ़ेंगे हम ऐतिहासिक ग्रंथ। ठीक है, ऐतिहासिक ग्रंथ में सबसे पहले इम्पोर्टेंट दे रखी है, आप देखिए, कलहण की राज तरंगिणी। बहुत इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम के लिए, बोर्ड के रिज़ल्ट के लिए, बोर्ड के एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट है। बार बार आएगी ये नाम, आपको बार बार ध्यान रखना है कि राज तरंगिणी पुस्तक किसने लिखी है। तो राज तरंगिणी पुस्तक जो है वो कलहण ने लिखी है, ध्यान रहना है। ये एक ऐतिहासिक ग्रंथ है जिसकी रचना 1150 ईस्वी में की गई थी। ठीक है, कलहण की राज तरंगिणी जो ग्रंथ है, ऐतिहासिक ग्रंथ, इसकी रचना 1150 ईस्वी में की गई। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रहे। अब इस राज तरंगिणी में किसके बारे में वर्णन किया गया है, इसके बारे में भी हमें पता होना चाहिए। तो आइए सबसे पहले देखो, इसमें प्राचीन समय से 12वीं शताब्दी तक का, प्राचीन समय से 12वीं शताब्दी तक का आपका कश्मीर का इतिहास लिखा हुआ है। राज तरंगिणी पुस्तक इसीलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसमें 12वीं शताब्दी तक का कश्मीर का वर्णन है, कश्मीर का इतिहास है। अन्य प्रमुख ग्रंथ ऐतिहासिक आचार्य विष्णु दत्त, जिनके 3 नाम हैं, विष्णुदत्त भी है, चाणक्य भी है और कौटिल्य भी है। आप जानते हैं इसके बारे में। चाणक्य के 2 नाम और कौन से हैं, विष्णुदत्त और कौटिल्य। इसकी पुस्तक का नाम है अर्थशास्त्र। क्या नाम है पुस्तक का, अर्थशास्त्र। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में, अब आपको पूछा जा सकता है कि कौटिल्य की बुक, चाणक्य की बुक का नाम अर्थशास्त्र है और चाणक्य का नाम ही कौटिल्य है क्योंकि चाणक्य एक राजनीतिज्ञ है और चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री था ये। ठीक है, तो कौटिल्य ने अर्थशास्त्र बुक, नाम तो अर्थशास्त्र है लेकिन उस बुक में अर्थ से संबंधित बातें नहीं है, बल्कि कौटिल्य के अर्थशास्त्र में राज प्रबंध, राजनीति से संबंधित राज प्रबंध, अर्थव्यवस्था, सामाजिक, धार्मिक, ये विस्तृत जानकारी आपको मिलेगी। तो कौटिल्य के अर्थशास्त्र में राज प्रबंध के बारे में, अर्थव्यवस्था के बारे में, सामाजिक और धार्मिक ग्रंथों की विस्तृत जानकारी मिलती है। कौटिल्य ने इतिहास के अंतर्गत पुराण, इतिवृत्त, आख्यान, उदाहरण, धर्मशाला, अर्थशास्त्र आदि को सम्मिलित किया। इन ग्रंथों के अलावा जीवन चरित्र संबंधी ग्रंथ भी उपलब्ध है जिनसे उन शासकों के बारे में विस्तृत वर्णन, विस्तृत जानकारी मिलती है। इन ग्रंथों में आप देखिए, इन ग्रंथों में बाण भट्ट का हर्ष चरित्र, गोडवहो, बिल्हण का विक्रमांक देव चरित्र, जयसिंह का चरित्र, नयनचंद्र जो है, नयनचंद्र सूरी है, उनका हमीर महाकाव्य, पद्म गुप्त का नवरत्न चरित्र और उसके अलावा बल्लाल का भोज चरित्र, जयानक का पृथ्वीराज। आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है जयानक ने जो है वो पृथ्वीराज रासो लिखा था, ये आपके एग्ज़ाम में पूछा गया है, बोर्ड के लिए भी इम्पोर्टेंट है और आप कक्षा 10 में भी इसके बारे में पढ़ चुके हैं। उसके अलावा हर्ष चरित्र बाण भट्ट का, ये भी इम्पोर्टेंट है, तो आप ध्यान रखिए, ये हमें याद करना है और लिखना भी है। ठीक है, फिर आता है आपका विशुद्ध साहित्यिक ग्रंथ। विशुद्ध साहित्य ग्रंथ के बारे में हम पढ़ेंगे। विशुद्ध साहित्य ग्रंथ जो है, इसमें देखिए आप सबसे पहले विशुद्ध साहित्य ग्रंथ अनेक नाटक, व्याकरण ग्रंथ, टीका, काव्य, कथा साहित्य एवं कोश की रचना की गई, जिनसे उस समय के शासकों के सामाजिक व आर्थिक जीवन की रचना या जानकारी हमको सुनने को मिलती है। उसके बाद कुछ महत्वपूर्ण साहित्य हैं जिसके बारे में हम पढ़ेंगे। उन महत्वपूर्ण साहित्यों के नाम देखिए आप, इम्पॉर्टेंट भी है, आप मेरे साथ बोल भी सकते हैं और आपको उसको याद करके इसको कॉपी में लिखना भी है। सबसे पहले है आपका पाणिनि लेखक है और पाणिनि ने लिखा है अष्टाध्यायी। इम्पॉर्टेंट है पाणिनि का अष्टाध्यायी। ये समस्त ग्रंथ आपको याद कर लेने हैं किसने क्या लिखा है। ठीक है, पाणिनि का अष्टाध्यायी, पतंजलि का महाभाष्य, गार्गी संहिता, उसके अलावा काल दत्त का
आपके कालिदास का मालविका अग्निमित्र, आपने संस्कृत में पढ़ रखा होगा, कालिदास की रचना है मालविका अग्निमित्र। उसके बाद और भी इम्पोर्टेंट है विशाखा दत्त का मुद्रा राक्षस, ठीक है, विशाखा दत्त का मुद्रा राक्षस। उसके बाद आपका शूद्रक का लिखा हुआ, तो शूद्रक ने लिखा है आपका मृच्छकटिकम। ये सब संस्कृत के ग्रंथ है, आपने कक्षा 10 में भी पढ़ रखे होंगे। उसके बाद विज्ञानेश्वर की मिताक्षरा, कामंदक का नीतिसार, ये सारे ऐतिहासिक महत्वपूर्ण ग्रंथ है। कथा साहित्य एवं कोश साहित्य की दृष्टि से विष्णु शर्मा इम्पोर्टेंट आदमी आ गया है, इसका नाम बहुत इम्पोर्टेंट है। और पंचतंत्र किसका है? विष्णु शर्मा का है, तो ध्यान रखें। उसके बाद वृहत कथा, क्षेमेंद्र की वृहत कथा मंजरी, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, क्षेमेंद्र की वृहत कथा मंजरी। सोमदेव की रचना है आपकी कथा सरित सागर, क्या नाम है? सोमदेव की कथा सरित सागर। फिर इसके बाद एक और व्यक्ति हैं जिनका नाम है अमर सिंह, और अमर सिंह का है अमर कोश। तो ये साहित्य सारे बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रमुख ग्रंथ है, आपको याद हो जाने चाहिए। इन सभी ग्रंथों में तत्कालीन समाज की जानकारी मिलती है और ये ग्रंथ ऐतिहासिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। इसके बाद आगे वर्णन आता है आपके बारे क्षेत्रीय साहित्य के बारे में हम पढ़ेंगे। क्षेत्रीय साहित्य क्या है? क्षेत्रीय भाषाओं के ग्रंथों में भी प्रचुर ऐतिहासिक सामग्री मिलती है। प्राचीन तमिल साहित्य स्त्रोत साहित्य के रूप में प्राचीन तमिल साहित्य संगम साहित्य कहलाता है। तमिल साहित्य जो है उसका दूसरा नाम ही संगम साहित्य है। क्या है? संगम साहित्य। इम्पोर्टेंट है, संगम साहित्य किसको कहते हैं, पूछा गया है। तो संगम साहित्य जो है वो आपके तमिल साहित्य को कहा गया है, ठीक है। इस साहित्य के प्रेरणता, संगम साहित्य के प्रेरणता है आपके अगस्त ऋषि। कौन है? अगस्त्य ऋषि। फिर आगे देखिए, तेलुगु ग्रंथ एक ग्रंथ है और उसके लेखक का नाम है आपके दुर्जटी। क्या नाम है? तेलुगु ग्रंथ है, दुर्जटी द्वारा लिखित है। कृष्णदेव राय नाम का राजा था और कृष्णदेव राय नामक राजा की विजय के बारे में दुर्जटी ने अपने ग्रंथ के अंदर लिखा है। कृष्णदेवराय विजयनगर राज्य के शासक देवराय की उपलब्धियों की जानकारी देता है। फिर से सुन लीजिए, तेलुगु ग्रंथ दुर्जटी द्वारा, लेखक का नाम दुर्जटी है और उसने ग्रंथ लिखा है कृष्णदेवराय विजय। तो इसमें विजयनगर राज्य के जो राजा हैं, विजयनगर राज्य के, विजयनगर आपका कर्नाटक में आता है, विजयनगर राज्य के राजा कृष्णदेवराय की उपलब्धियों की जानकारी इसमें मिलती है। उसके बाद राजस्थानी भाषा की बात अगर हम करें तो बहुत इम्पोर्टेंट है और ये आपने कक्षा 10 में भी पढ़ रखे हैं, तो लेकिन अभी आपको याद होनी चाहिए। राजस्थानी भाषा के ग्रंथों में चंद्रवरदाई का नाम आपको याद होना चाहिए। चंद्रवरदाई का क्या है ग्रंथ? पृथ्वीराज रासो। उसके बाद पद्मनाभ का कानड़ दे प्रबंध। उसके बाद बीठू सूजा का है राव जेठ सिरोचंद। उसके बाद सूर्यमल मिश्रण का वंश भास्कर, बहुत इम्पोर्टेंट बुक है। वंश भास्कर के लेखक कौन है? सूर्यमल मिश्रण। और एक और इम्पोर्टेंट आया है आपका नैणसीरी ख्यात। तो ये नैणसी कौन है? ये मेहनूत नैणसी है और इस नैणसी ने अपनी किताब लिखी है, साहित्य लिखा है नैणसीरी ख्यात। इसके बाद आपका आता है बाकीदास की ख्यात, और बाकीदास की ख्यात लिखने वाला कोई और नहीं बल्कि बाकीदास ने खुद अपनी किताब लिखी है, साहित्य लिखा है बाकीदास की ख्यात, प्रमुख है ये। उसके बाद देखिए चौथा नंबर आता है आपका विदेशी विवरण साहित्य। तो विदेशी विवरण साहित्य में हम पढ़ेंगे, प्राचीन भारत से ही भारत की सांस्कृतिक आर्थिक उपलब्धियां विश्व को आकर्षित करती रही है। भारत के व्यापारिक संबंध विश्व के देशों से संबंधित थे। धर्म व दर्शन का ज्ञान प्राप्त करने व अध्ययन हेतु लोग विदेशों से यहाँ आते थे। इसीलिए विदेशी लेखक भी भारत से प्रभावित हुए और उन्होंने भारत के संबंध में पर्याप्त विवरण दिया है। इसीलिए इस विवरण को सावधानीपूर्वक अध्ययन करने की आवश्यकता है, क्योंकि हमें भारत से संबंधित पर्याप्त विवरण इन विदेशी विवरणों में मिल जाएगा। आपको ध्यान होगा कि हमारे इतिहास में इससे पूर्व कई विदेशी लोग हमारे यहाँ आए हैं, तो हम उनका एक एक करके अध्ययन
करेंगे। उसके बाद आता है आपका यूनानी साहित्य। यूनानी साहित्य में यूनानी लेखक हैं। सबसे पहले लेखक का नाम है टेसियस, ठीक है। उसके बाद है हेरोडोटस, उसके बाद है निरियाकस, उसके बाद एरिस्टोब्लूअस, उसके बाद ऑर्नेकिट्स, स्ट्रेबो, एरियन, स्काईलैक्स, ये सब प्रमुख हैं, यूनानी लेखक हैं ये सब। सर्वाधिक महत्वपूर्ण पुस्तक चंद्रगुप्त के दरबार में यूनानी राजदूत मेगास्थनीज द्वारा लिखित इंडिका, आपने पढ़ रखी होगी, मेगास्थनीज की किताब है इंडिका, तो इसके बारे में वर्णन किया गया है। यूनानी राजदूत था मेगास्थनीज, और यूनानी राजदूत मेगास्थनीज को जो है वो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रखा गया था, और इंडिका नामक पुस्तक इसने चंद्रगुप्त मौर्य के ऊपर लिखी है। मौर्य शासन के बारे में भी इसने इसमें लिखा है, आप देख सकते हैं। चंद्रगुप्त विवरण से चंद्रगुप्त मौर्य जो है, चंद्रगुप्त मौर्य के प्रशासन, समाज और आर्थिक स्थिति के बारे में वर्णन हमें इस विस्तृत जानकारी जो है वो हमें इंडिका में मिलती है। उसके बाद यूनानी साहित्यों में इम्पॉर्टेंट है आपका टॉलमी का भूगोल, प्लिनी दी एल्डर की नेचुरल हिस्ट्री, प्लिनी राइटर का नाम है और बोर्ड में इसका पूछा गया है, प्लिनी की पुस्तक का नाम पूछा गया है भाई, तो प्लिनी की पुस्तक का नाम है एल्डर की नेचुरल हिस्ट्री। उसके बाद आता है आपका एरिस्टोब्लूअस की हिस्ट्री ऑफ द वॉर और स्ट्रेबो का भूगोल। ये सारे यूनानी साहित्य द्वारा लिखे गए विशेष उल्लेखनीय साहित्य है, और आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से पूछा गया है वो है आपका बंदरगाहों और व्यापार का विस्तृत विवरण किस में मिलता है। तो बंदरगाहों व व्यापार का विस्तृत वर्णन हमें जिस बुक में मिलता है उसका नाम है पेरिपल्स ऑफ द एरिथियन सी, बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, पेरिपल्स ऑफ द एरिथियन सी। इस पुस्तक के अंदर आपके समुद्र में जो व्यापार, बंदरगाह और व्यापार का वर्णन है कि कौन कौन व्यापार करते थे। इसके बाद आते हैं आपके चीनी विवरण, चाइना के बारे में हम पढ़ते हैं। चीनी विवरण में आपको चीनी यात्रियों के बारे में आपने नाम सुन रखे हैं, फायान, सुंगयून, हेनसांग और इत्सिंग, इनके नाम आपने छोटी कक्षाओं में भी सुन रखे हैं। फायान के बारे में जानिए। सबसे पहले फायान जो चीनी यात्री था वो किसके समय आया था, उसके समय राजा कौन था, तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, जिसको चंद्रगुप्त द्वितीय के नाम से भी जानते हैं। तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य या चंद्रगुप्त द्वितीय के समय फायान जो है वो भारत आया था। और हेनसांग, चीनी यात्री हेनसांग बहुत प्रसिद्ध है, ये राजा हर्षवर्धन के समय आया, और चीनी यात्री हेनसांग को यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है। तो एग्जाम के लिए 1 नंबर का क्वेश्चन है, यात्रियों का राजकुमार किसको कहा जाता है, तो हेनसांग को कहा जाता है, ठीक है। हेनसांग ने नालंदा विश्वविद्यालय में शिक्षा ग्रहण की थी। कौन सा विश्वविद्यालय में, नालंदा विश्वविद्यालय में शिक्षा ग्रहण की हेनसांग ने। और ये वह हर्षवर्धन के राज्यकाल में 629 से 644 ईस्वी के दौरान भारत आया था। तो 629 से 644 ईस्वी के दौरान ये यहाँ आया और नालंदा विश्वविद्यालय में इसने अध्ययन किया, ठीक है। आगे देखिए, और उसने अपनी पुस्तक, हेनसांग की पुस्तक का नाम है चीनी भाषा में ही CU की, क्या नाम है, CU की, ये हेनसांग की पुस्तक का नाम है, आपको याद रखना है। हेनसांग की पुस्तक का नाम क्या है, CU की। इस पुस्तक में भारत के समकालीन इतिहास का वर्णन किया है। इत्सिंग ने 7वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में 672 ईस्वी से 688 ईस्वी तक, इत्सिंग जो है गुप्त काल के समय आया था, और श्रीगुप्त का समय था इसके समय। तो ये इत्सिंग 7वीं शताब्दी में आया था, और 672 से 688 ईस्वी तक इसने भारत के अंदर भ्रमण किया। इसने इसके बाद नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय के साथ ही हमें भारतीय संस्कृति की जानकारी और समाज की जानकारी मिलती है। फिर आपका नेक्स्ट आता है तिब्बती वृत्तांत। तो भाई इसमें आपको पढ़ना है तिब्बती वृत्तांत के बारे में भी, आइए जान लेते हैं। तिब्बती वृत्तांत में तारानाथ द्वारा रचित, तारानाथ साहित्यकार है तिब्बती वृत्तांत में, तिब्बत के रहने वाले हैं तारानाथ, और इन्होंने लिखा है कंग्यूर और तंग्यूर ग्रंथ, 2 ग्रंथ लिखे हैं इन्होंने, कंग्यूर व तंग्यूर, इम्पोर्टेंट भी है, ध्यान रखना। तारानाथ द्वारा रचित
कंग्यूर व तंग्यूर ग्रंथ। ठीक है। अरबी यात्री और भूगोलवेताओं ने भी भारत के संबंध में जानकारी दी है। इसके बाद एक और व्यक्ति हैं जिनका नाम है मसूदी। क्या नाम है? मसूदी। और इस मसूदी ने अपनी पुस्तक लिखी है। पुस्तक का नाम आपको याद करना है, मिडास ऑफ गोल्ड। क्या नाम है? मिडास ऑफ गोल्ड में भारत का विवरण लिखा है। भारत का राज्य स्थल व समुद्र, भारत का जो राज्य है वो स्थल और समुद्र दोनों पर था। सिंध के इतिहास, चचनामा, बहुत इंपॉर्टेंट है इतिहास। सिंध का इतिहास है चचनामा में। सिंध का इतिहास किसमें है? चचनामा नाम की पुस्तक है। तथा सुलेमान नबी की पुस्तक, सुलेमान नबी की पुस्तक का नाम है सिलसिलात उल तारिक। सिलसिलात उल त्वारिक में क्या लिखा गया है? इसमें पाल और प्रतिहार राजाओं के बारे में लिखा। सिलसिलात उल त्वारिक में पाल प्रतिहार राजाओं के बारे में लिखा है। अरबी लेखकों में अल-बिरूनी यानी तारीख़ हिंद सबसे महत्वपूर्ण है, जिसने संस्कृत भाषा सीखी व मूल स्रोतों का अध्ययन करके अपनी पुस्तक, अरबी लेखक है, उन्होंने अपनी पुस्तक लिखी है तारीख़ उल हिंद। तो इस तारीख़ उल हिंद में भारतीय समाज और संस्कृति के बारे में लिखा है। भारतीय समाज और संस्कृति के बारे में लिखा है। ठीक है। ये तिब्बती वृत्तांत आपका कंप्लीट यहाँ पर होता है। उसके बाद आगे आता है आपका इतिहास के स्रोत के रूप में वंशावलियाँ। इतिहास के स्रोत के रूप में वंशावलियाँ जो है वो देखिए, भारतीय इतिहास में वंश लेखन परंपरा का स्थान महत्वपूर्ण रहा है। और वंशावली जो है, वंशावली लेखन परंपरा व्यक्ति के इतिहास को शुद्ध रूप से सहज कर रखने की प्रणाली है वंशावली। वंशावली लेखन जो है ये क्या है? वंशावली ये परंपरा है। इसमें व्यक्ति का, उसकी पीढ़ियों का संपूर्ण वर्णन आपको मिल जाएगा। ये एक ऐसी वंशावली जो है एक ऐसी शुद्ध रूप से सहज कर रखने की प्रणाली है। वंशावली क्या है? एक तो आप ध्यान रखना कि ये लेखन परंपरा व्यक्ति के इतिहास को शुद्ध रूप से सहज कर रखने वाली प्रणाली है। ये एक ऐसी परंपरा है जिससे वंशावली लेखक हर जाति वर्ग के घर घर जाकर प्रमुख लोगों की उपस्थिति में संक्षेप रूप में सृष्टि रचना से लेकर उसके पूर्वजों की ऐतिहासिक, सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक घटनाओं का वर्णन करते हुए उस व्यक्ति का वंशक्रम हस्तलिखित पोथियों में अंकित है। ठीक है, समझ में आया? पांडुलिपियाँ समझते हो? वो पांडुलिपियाँ जो हाथ से लिखी जाती है, पंडे वगैरह लिखते हैं, पुष्कर में भी आपने सुना होगा कभी। तो पंडे वगैरह जो हाथों से लिखते हैं ना पोथियाँ, उन पोथियों में क्या है? उस पोथियों में आपकी पीढ़ी की पूरी डिटेल होती है, उसी को कहते हैं वंशावली। आगे देखो, वंशावलियों के अध्ययन से हमें जानकारी मिलती है। क्या जानकारी मिलती है? हमारे पूर्वज कौन थे, पापा, दादा, परदादा, सारी डिटेल उनकी मिलती है, इसीलिए इसको वंशावली कहते हैं। वंशावली लेखकों में मुख्य रूप से बड़वा जागा, रावजी, भाट और तीर्थ पुरोहित पंडे, ये देखो आ भी गया, तीर्थ पुरोहित पंडे, बारोट आदि प्रमुख है। और ऐतिहासिक स्रोत की दृष्टि से ये वंशावलियाँ निम्नलिखित बिंदुओं की दृष्टि से विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। तो आपने ये देखा कि किस प्रकार वंशावलियों का क्या रोल रहा है।